गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड का 6ठा अध्याय स्पीति में बारिश। सबसे पहले मैं आपको इसके रचनाकार श्री कृष्णनाथ जी के बारे में बता दूं। कृष्णनाथ जी का जन्म सन 1934 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में इनके द्वारा कई पुस्तकों का संपादन भी किया गया। सम्मान के रूप में इन्हें लोहिया सम्मान की प्राप्ति हुई। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व को जब हम देखते हैं तो उसके कई पहलू हमें दिखाई देते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी। कृष्णनाथ जी के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी समझ हमें दिखाई देती है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के उप प्रोफेसर भी रहे हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा है। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल रहे और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी इनके द्वारा किया गया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़ गए। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन और मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उसमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफ़ी कुछ लिखा भी है। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की जो सृजन की आकांक्षा थी, निर्माण की जो आकांक्षा थी, वो पूरी नहीं हुई। इसलिए वे यायावर हो गए। यायावर घुमक्कड़ जिसे कहा जाता है, इधर उधर घूमते रहने वाला, भ्रमण की प्रवृत्ति जिसमें होती है उसे यायावर कहा जाता है। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी और दूसरी सांसारिक अर्थ में की थी। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हुए हैं। मिथक पूरा कल्पनाएं होती हैं। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा जो इनकी विशेष रूप से थी वो अनूठी विलक्षणता से भर गई। कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते हैं वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते, घुमक्कड़ नहीं होते, घूमने वाले यात्री नहीं होते, बल्कि वो वहाँ पर एक तत्ववेत्ता यानी तत्वों की खोज करने वाला, तत्वों को जानने वाला, वहाँ पर वे एक तत्ववेत्ता की तरह वहाँ का अध्ययन भी करते चलते हैं। पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते, यानी केवल सुख अध्ययन नहीं करते, बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उगाड़ने का प्रयास करते हैं, खोलने का प्रयास करते हैं। ये वे स्मृतियाँ होती है जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई है, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस पर गहरा रिश्ता दिखाई देता है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ जी की प्रतीक्षा करती हुई दिखाई देती है कि वे आएँ, उसे देखें और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाएं। कृष्णनाथ जी के यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण आदि का संसार समेटे हुए दिखाई देते हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं
वे भी अगर कृष्णनाथ जी के यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ जी के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वह पूरी हुई। स्पीति में बारिश पाठ एक ऐसा यात्रा वृत्तांत है। इस यात्रा वृत्तांत में स्पीति का विशेष वर्णन किया गया है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल, इतिहास आदि का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हमें दिखाई देते हैं। पाठ में दुर्गम क्षेत्र में स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है, ऐसा इनका मानना है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। जैसे वहाँ बारिश कभी कभी होती है तो वहाँ के लोगों के लिए वो एक सुखद संयोग होती है, उसी तरह पर्यटकों का आना भी वहाँ पर एक सुखद संयोग हो सकता है। तो ऐसी स्पीति का वर्णन कृष्णनाथ जी के द्वारा हमारे समक्ष किया गया है। अब बात करते हैं हम स्पीति के बारे में। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक है, इसमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी इसका वर्णन कम ही रहा है। अलंग्य भूगोल मतलब यहाँ का ज्योग्राफिकली स्ट्रक्चर, जो भौगोलिक संरचना है वो ऐसी है जिसको कोई पार नहीं कर सकता। तो अलंग्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बहुत बड़ा कारक है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आज भी संचार तंत्र मजबूत नहीं है, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। केलंग और काजा वहाँ के स्थानों के नाम हैं जहाँ पर वायरलेस सेट को स्थापित किया गया है। फिर भी केलंग के बादशाह को हमेशा भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है। सूबेदार कौन होता है? राजा के द्वारा उस क्षेत्र विशेष के लिए नियुक्त प्रतिनिधि होता है, जो वहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखता है। कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है, लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वो कर भी क्या सकता है। बसंत ऋतु की बात यहाँ पर कर रहा है लेखक और कह रहा है कि बसंत में भी 170 मील आना और जाना बड़ा कठिन है। सर्दी में तो प्राय बिल्कुल असंभव होता है, क्योंकि चारों तरफ वहाँ बर्फ ही बर्फ है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटे तब ये स्वतंत्र रही है। फिर मध्य युग में ये कहाँ चली गई? प्रायः लद्दाख मंडल के अंतर्गत चली गई, और कभी कश्मीर मंडल में चली गई, कभी बुशहर मंडल में चली गई, कभी कुल्लू मंडल में चली गई, तो कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। लेकिन भारतीय साम्राज्यों से हमेशा ये जुड़ी रही है। तब भी वह प्राय स्वायत्त रही है। स्वायत्त यानी स्वतंत्र रही है। क्यों? क्योंकि इसका भौगोलिक संरचना जो है वो वहाँ पर किसी को पहुँचने नहीं देती, वहाँ पर कोई अधिकार नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पर जीवन के लिए बड़ी कठिन परिस्थितियाँ हैं। इसकी स्वतंत्रता को भूगोल ने हमेशा सिरजी है यानी संभाल कर रखा है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है और भूगोल ही इसका संहार भी करता है। मतलब भूगोल ही इसकी सुरक्षा भी कर रहा है तो भूगोल ही इसका विनाश भी कर रहा है। विनाश कैसे? प्राकृतिक आपदाओं के रूप में। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था। हरकारा संदेश वाहक को कहा जाता है, जो संदेश लेकर के आता और जाता है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते जाते वो अल्प बसंत ऋतु जो होती थी वो बीत जाया करती थी। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुपचिलिंग गोनपा में मैंने देखा। मतलब तुपचिलिंग गोनपा में क्या देखा था इसने कि वो लाहुली क्या करते हैं, हदस कर डर करके चुप होकर के आंख बंद करके चांगमा का ताना पकड़ के बैठ जाते हैं।
जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हादस कर यानी भयभीत होकर के, डर करके, आंख बंद करके, चांगमा पेड़ का नाम है, चांगमा का तना पकड़ करके या एक दूसरे को पकड़ करके बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है यहाँ रहेंगे तो मृत्यु को प्राप्त होंगे और चले जाएंगे तो जब ये आक्रमण खत्म हो जाएगा तो हम वहाँ से लौटकर वापस आ जाएंगे। इसलिए उसने स्पीति को और वहाँ के विहारों को लूटा और यह अप्रतिकार यानी विरोध नहीं करने का भाव, बदला नहीं लेने का भाव, प्रतिकार नहीं करने का भाव शायद स्पीति की सुरक्षा की एक प्राचीन समय से पद्धति रही है। स्पीति में जनसंख्या लाहुल से भी कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ की भौगोलिक संरचना ऐसी नहीं है। 1901 की जनगणना की बात करते हुए लेखक कहते हैं कि 1901 की जनगणना के अनुसार केवल वहाँ पर पॉपुलेशन जनसंख्या कितनी थी? 3231 रही है। फिर उसके बाद 1971 की जनगणना की बात करते हुए लेखक कह रहे हैं कि 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 लोग वहाँ पर हैं। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहुल के साथ जोड़कर मिला है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है वो बता रहे हैं कि 12,015 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। स्पीति का कोई अलग से क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड के 1908 में प्रकाशित खंड 23 के अनुसार ये क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। अब बात करते हैं लाहुल स्पीति का प्रशासन। लाहुल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से यानी अंग्रेजी साम्राज्य से भारत को जस का तस मिला। अंग्रेजों को यह 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला था। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्रों में प्रवेश चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहुल, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आ गए। पहले सुपरिटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए, सम्मिलित कर दिए गए। शरीक यानी सम्मिलित। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। नोनो कहलाता है स्थानीय शासक, जो वहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखता है, जो अत्यधिक बलशाली होता है। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन में यह नोनो कार्य करता रहा। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते हैं। कि राजा नहीं है दमयंती को रानी मानने का मतलब है कि जब कोई नहीं होता किसी को भी राजा मान लिया जाता है। बाकी बाद में। धन्यवाद।